जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां हम पढ़ रहे थे दोस्तों राज व्यवस्था के 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था संवैधानिक विकास की प्रक्रिया और प्रमुख अधिनियम। तो 2 वीडियो हो चुके हैं दोस्तों। आज हम यहां पर पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था संवैधानिक विकास की प्रक्रिया, जैसे हमने वहां पर देखा था कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कुछ प्रमुख शब्दावलियां देखी थी, परिभाषा देखी थी। फिर हमने दूसरे लेक्चर में देखा था प्रमुख अधिनियम, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऐसे आगे बढ़ते गए हम। तो सबसे पहले हमने देखा था वहां पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा देखा था दोस्तों हमने यहां पर? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम में हमने प्रमुख बातें देखी थी, जैसे क्या देखा था कि पहले गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग बने थे। फिर हमने देखा था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फिर हमने दूसरा अधिनियम देखा था 1781 का, जिसे आप बोलते हो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1773 की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा लाया गया था? 1781। फिर हमने देखा था यहां पर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। आ रही बात समझ में? फिर हमने यहीं पर तीसरा अधिनियम देखा था 1813 का चार्टर अधिनियम, जिसके प्रमुख प्रावधान थे 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च, ईसाई मिशनरियों को क्या धर्म प्रचार करने का अधिकार, और क्या देखा था? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, चाय और चीनी को छोड़कर। फिर हमने ऐसे आगे बढ़ते गए 1833 का देखा, फिर 1853 का देखा दोस्तों, और फिर 1857 का, 1858 का, ऐसे बढ़ते गए हम लोग। ठीक है, फिर 1861 का देखा था, वहीं 1876 का भी देखा था, और 1892 यहां तक हमने देखा था। फिर आगे थे हम 1909 का, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। फिर 1919 का भी देख लिया था, क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और हमने देखा था कौन सा? 1935 का अधिनियम। तो ऐसे प्रमुख अधिनियम हमने वहां पर देख लिए थे कि हमारा संविधान की प्रक्रिया धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रही थी। ठीक है, तो हमने वहां पर 1935 का अधिनियम तक क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। हर एक के बारे में मैंने डीप में बताया था वहां पर आप सभी को। जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 के, फिर 1853 पे गए थे। फिर ऐसे धीरे धीरे कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा आया था? 1858 का, फिर 1861। ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ते गए और कहां पर आ गए थे? कहां पर? 1935 के अधिनियम तक। आ रही बात समझ में? अब हमारा वहां पर बचा हुआ था 1947 का अधिनियम। ठीक है, तो यहां तक के अधिनियम अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, वहां पर विस्तृत रूप से जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन। ठीक है, ये कैसे इस संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया। ठीक है, ये सब देखेंगे। आप सभी को पता है कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, सभी को पता होगा। जैसे ही संविधान बना था उसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो आप सभी बताओ। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। तो कैसे संविधान बना, कौन कौन सी समितियां थी, ठीक है, कितने अधिवेशन हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहां पर आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए बात करते हैं हम संविधान सभा की प्रक्रिया, ठीक है, या संविधान सभा का गठन। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं यहां। तो हमारा 1935 का अधिनियम हो चुका था। फिर आता है 1947 का अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कई सारी चीजें कि अब हमारा देश क्या होने जा रहा है? आजाद होने जा रहा है। तो चलिए, तो 20 फरवरी 1947 को एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा मैं यहां पर, आप नोट डाउन जरूर करने। क्या? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद उत्तरदायी भारतीय हाथों को क्या कर दिया जाएगा? सौंप दिया जाएगा। किसने बात करी थी? ये क्लीमेंट एटली ने। कब का बोला था? 30 जून 1947 को। इसके बाद भारत को उत्तरदायी क्या शासन सौंप दिया जाएगा। यह बात किसने बोली थी? इटली ने। चलिए आगे देखो इसमें और क्या देखेंगे हम लोग। जैसे ही हम देखेंगे अगली स्लाइड की ओर कि इसमें जैसे ही ये घोषणा होती है तब क्या मुस्लिम लीग क्या कर देती है? आंदोलन, और कहती है कि भारत का क्या किया जाए? विभाजन की क्या बात कहती है। आ रही बात समझ में? और 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं, यानी
1946 में क्या होगा, संविधान सभा का गठन, और ये क्या करेगी, एक संविधान बनाएगी और ये उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे क्या कर देगा, अस्वीकार। तो कैसा होता है संविधान सभा का गठन, कैसे कैबिनेट मिशन आता है, उसके पहले क्रिप्स मिशन आता है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, आप देखते चलो धीरे धीरे यहां पर। ठीक है, तो 1947 का अधिनियम पढ़ रहे हैं हम यहां पर। फिर जैसे ही क्या होता है कि अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय कौन होते, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश करी, जिसे क्या बोलते हैं, माउंटबेटन योजना। प्रश्न बनता है माउंटबेटन योजना किस तारीख को आई थी, 3 जून 1947 को क्या आई थी, माउंटबेटन योजना। इसके तहत ही विभाजन की क्या योजना पेश की, और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यानी माउंटबेटन योजना के बाद कौन सा अधिनियम, 1947 अधिनियम बनाया गया और लागू कर दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान और देशी रियासतों को क्या दी गई, स्वतंत्रता दी गई, या तो वो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में। हम यहां पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो क्या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1947 का अधिनियम। ध्यान से सुनना मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां पर कि 1947 के अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं। सुनना मेरी बात को। इस अधिनियम की विशेषता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा ब्रिटिश राज क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। यानी हम क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र, और हम क्या हो जाएंगे, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से कैसे हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। किस तारीख को 15 अगस्त 1947 को किस अधिनियम में, 1947 के अधिनियम में यह बात कही गई। आई मेरी बात समझ में दोस्त। आगे देखो, इस अधिनियम ने बोला भारत का क्या कर दिया, विभाजन, और दो स्वतंत्र डोमिनियन या स्वतंत्र राष्ट्र कौन से, भारत और पाकिस्तान का सृजन। यानी जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान राष्ट्र है, इनका सृजन किस अधिनियम के तहत, 1947 के अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम में बोला गया कि वायसराय का पद क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद का क्या किया जाएगा, सृजन। आ रही बात समझ में। वायसराय का पद क्या हो जाएगा, समाप्त, और भारत का अलग गवर्नर जनरल और पाकिस्तान का अलग गवर्नर जनरल बन जाएगा। आ रही बात समझ में। इतनी चीजें समझ। ये किस अधिनियम में बोला गया, 1947 के अधिनियम की बातें चल रही है। ठीक है, हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनते चलना। 1935 तक का पिछले वीडियो में पढ़ लिया, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, 1947 का अधिनियम। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां पर, देखते हैं कि इसने दोनों डोमिनियनों को, ये राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की, इस अधिनियम ने क्या बोला कि आप अपना संविधान बनाओ और किसी अन्य देश के जो प्रावधान है संविधान के वो भी अपना सकते हैं। साथ ही साथ क्या कहा गया इसमें, इस कानून में ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद था वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 पर भारतीय रियासतों को क्या कर दिया, ब्रिटिश संप्रभुता क्या कर दी, समाप्त। यानी जो देशी रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे, उन पर से भी ब्रिटिशों ने क्या कर दिया, संप्रभु घोषित कर दिया। आ रही बात समझ में। कब घोषित किया गया, 15 अगस्त 1947। यानी इन रियासतों को कह दिया गया आप स्वतंत्र है, या तो आप भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या क्या रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। किस अधिनियम में बोली गई थी ये बात बोली गई थी मेरे दोस्तों 1947 के अधिनियम में बोली गई थी। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़े। तो कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं, ये 1947 का अधिनियम। और इस अधिनियम ने दो स्वतंत्र राष्ट्रों का क्या कर दिया है, गठन, और रियासतों को भी क्या दे दी है, स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगर, तो इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि चाहे वो तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, या क्या रह सकती है, स्वतंत्र। अभी हमने ये बात करी। और इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, ये भी एक फैक्ट बन सकता है एग्जाम में। किस अधिनियम के तहत, तो 1947 के अधिनियम के तहत। फिर आती है बात की 14-15 अगस्त
कि मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का क्या हुआ, अंत, यानी 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि में भारत से ब्रिटिश शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो दो नई शक्तियां, स्वतंत्र डोमिनियन कौन से, भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई और लॉर्ड माउंटबेटन क्या बने, नए डोमिनियन कौन से, भारत के पहले क्या बने, गवर्नर जनरल। आ रही बात समझ में, मैंने बताया था ना नया पद का सृजन क्या, ठीक है, गवर्नर जनरल। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बन जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के कौन बन जाते हैं दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे राष्ट्रपति भी कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद, उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन और उन्होंने किसे शपथ दिलाई, जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में क्या कर लिया, स्वीकार, ठीक है। जो वर्तमान में संसद है इसे तभी क्या किया गया, क्या किया गया, स्वीकार 1946 में संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की क्या, स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र की संसद के रूप में क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। इतनी बातें, ठीक है। अब हम क्या हो गए, स्वतंत्र, अब हमारा क्या बनेगा, खुद का संविधान बनेगा। तो चलिए कैसे कैसे क्या क्या प्रावधान थे वो हम यहां पर देखते हैं। चलिए संविधान निर्माण की बात हो रही है, किसकी, संविधान के निर्माण की, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, कैसे बना, तो जो और मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो इसे कब लागू किया गया, कब स्वीकार किया गया, इसमें प्रस्तावना कब जोड़ी गई, ठीक है। सारी चीजें देखेंगे हम यहाँ पर 1 by 1। तो बात करूं मैं यहाँ पर संविधान का निर्माण, ठीक है। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा, यानी कि भारत का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, क्या यह संविधान सभा होना चाहिए। इसका विचार 1946 में किसने, एम एन रॉय ने। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में क्या करी बात कि हमारी संविधान सभा का गठन होना चाहिए और यही संविधान सभा क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी। यार ये बात समझ में, मांग कब रखी, 1935 में और किसने मांग रखी मेरे दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तथा 1938 में, कब, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करी, घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किस आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा और संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यह बात किसने करी, संविधान के निर्माण की वयस्क मताधिकार की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इतनी चीजें, पहली बात तो क्या, पहली बार बात किसने कर रखी, एम एन रॉय ने। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में क्या बोला कि हमारी संविधान सभा होना चाहिए, साथ ही साथ क्या, यही संविधान सभा हमारे संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। तो ऐसी हमारी पहली बार मांग एक तो एम एन रॉय ने, फिर 1935 में कांग्रेस ने रखी और जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा क्या कर दी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर किसका निर्माण होगा, संविधान का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर आगे देखिए, अगर हम यहां पर नेहरू की इसी मांग को, अच्छा ये जो मांग रखी नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार को, और ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से क्या कर लिया, स्वीकार, और इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी मांग को स्वीकार किया और 1940 के क्या, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है कि वयस्क मताधिकार के, और इसका नाम क्या था, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया, 1940 में। यह एग्जाम में क्या बन जाता है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया, 1940 में, ठीक है। इसके तहत क्या मांग थी कि जैसे हमने यहां पर देखा, नेहरू जी ने क्या मांग रखी, वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होगा, चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और संविधान का निर्माण किस आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर। इसे ही ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक्सेप्ट किया और इसका नाम क्या दे दिया, अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है। फिर आता है क्रिप्स मिशन की बात करेंगे अपन लोग। 1942 में क्या आ जाता है, मेरे दोस्तों, क्रिप्स मिशन आ जाता है।
चलिए, क्रिप्स मिशन आता है भारत में कि भैया भारत का संविधान का निर्माण करना है तो किसे भेजा जाता है, क्रिप्स को। ठीक है, तो सुनना है इसके बारे में। 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब भेजा गया, 1942। पहले तो ये फैक्ट है, 1942 में क्या, क्रिप्स मिशन। याद रखना है क्रिप्स मिशन की बात हो रही है, कैबिनेट मिशन की नहीं। ठीक है, कब भेजा गया, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन, चर्चिल ने मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को 1942 में भारत भेजा। और इस मिशन का उद्देश्य क्या था, तब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत क्या करे, ब्रिटिश का क्या करे, सहयोग प्राप्त करे। इसीलिए कौन सा मिशन भेजा था, 1942 का मिशन। और भारत पूर्ण रूप से सहयोग करे और बदले में हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, स्वतंत्रता मिल जाएगी, या हम हमारी संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं और हम क्या हो जाएंगे, संप्रभु राष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। ठीक है, कौन आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इन्होंने क्या, इस मिशन का क्या उद्देश्य था कि जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है उसमें भारतीय क्या करे, सहयोग करे, किनका, ब्रिटिश का। ये बात कही गई थी क्रिप्स मिशन में। अब इस क्रिप्स मिशन में क्या होता है कि इसमें ऐसे बहुत से क्या थे, इस मिशन के ऐसे और भी कई प्रावधान थे जो भारत की अखंडता और संप्रभुता को क्या कर रहे थे, समाप्त। जैसे क्या, इसमें ऐसे बहुत से प्रस्ताव थे जो भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध थे। इसलिए सभी लोगों ने क्रिप्स मिशन का क्या कर दिया गया था, बहिष्कार, और यह मिशन क्या हो गया था, असफल। ठीक है, मैंने कहा ना क्रिप्स मिशन की बात नहीं कर रहे हैं कि, सॉरी, क्रिप्स मिशन की बात कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन की नहीं कर रहे हैं। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या, हमारी क्या करना, हमारी सहायता प्राप्त करना। और इस अधिनियम की ऐसी क्या बातें थी, तो इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिससे हमारे भारत राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता क्या हो रही थी, समाप्त हो रही थी। ठीक है, और भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और दूसरे लोगों ने इसका क्या कर दिया, बहिष्कार। तो क्रिप्स मिशन का क्या हो गया, बहिष्कार। फिर आता है दोस्तों कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन। सुनना, फिर आता है भारत में अंततः कौन सा मिशन आता है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है दोस्तों 24 मार्च 1946। कब आता है, 24 मार्च 1946। और इसमें 3 सदस्य होते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, और भारत सचिव कौन, पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन कब आता है, एग्जाम में पूछा जाता है 24 मार्च 1946। क्यों आता है, भारत में संविधान सभा के गठन के लिए। ठीक है, इसके पहले कौन सा आता है, क्रिप्स मिशन 1942 में, लेकिन उसका क्या कर दिया जाता है, भारतीय द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है। फिर आता है कौन सा, कैबिनेट मिशन, और इसके तहत ही भारत में क्या होता है, संविधान सभा का निर्माण होता है। तो कब आता है कैबिनेट मिशन, कब आता है, 24 मार्च 1946। इसमें मुख्य रूप से 3 सदस्य होते हैं, भारत सचिव होता है पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और नौसेना प्रमुख होते हैं एबी अलेक्जेंडर। यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। इस मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है। इस मिशन में मुख्य रूप से 3 सदस्य होते हैं दोस्तों, कौन, भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, ठीक है, भारतीय नौसेना प्रमुख एबी अलेक्जेंडर, और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन, स्टैफोर्ड क्रिप्स। इतनी चीजें हमें यहां पर याद होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों नाम याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। ठीक है, अब ये मिशन कौन सा आता है, कौन सा, कैबिनेट मिशन। ये मिशन क्या बोलता है, ठीक है, इस मिशन के तहत भारत में क्या हो जाती है, कब होती है, नवंबर 1946 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य, कुल कितने, 389 निर्धारित होते हैं। तो कैबिनेट मिशन के तहत क्या, नवंबर 1946 में पहली बात तो क्या बनती है, संविधान सभा, और कुल कितने सदस्य निर्धारित होंगे इस सभा में, 389 क्या होंगे, सदस्य। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन किसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, 1946 में आता है, जिसमें 3 सदस्य, और इसके तहत संविधान सभा का गठन कब होता है, नवंबर 1946 में, और इसमें कुल कितने सदस्य, 389। हाँ, आगे बात करें हम लोग, तो ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य जाते हैं, ब्रिटिश भारत से, तो ब्रिटिश भारत से जाते हैं 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4, और ये 4 सदस्य कौन से मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य जाते हैं। ठीक है, यानी जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होता है तब उसका नाम क्या होता है, ब्रिटिश भारत से कितने, 292 सदस्य, 4 सदस्य देसी रियासतों से 93, और 4 कहां से, चीफ ऑफ कमिश्नरी से। चीफ ऑफ कमिश्नरी से 4 सदस्य, ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य,
और देसी रियासत से 93, ठीक है, बस देख लेना है हमें, ठीक है। और ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन क्या करते हैं, किया जाता है, और प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर एक व्यक्ति को, ठीक है, कितने 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, और इनको कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। कौन कौन सा, एक सामान्य, एक मुस्लिम और एक सिख। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और जिन्हें 3 भागों में, किसमें, सामान्य, मुस्लिम और सिख। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा का गठन हुआ, कुल कितने सदस्य, 390 निर्धारित किए गए। संविधान सभा कब, 1946 में। इसके तहत ब्रिटिश भारत से कितने, 292 सदस्य, चीफ ऑफ कमिश्नरी से 4, और 4 कहां से मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। और 93 सदस्य रखे गए कहां से, देसी रियासतों से, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का क्या किया गया, निर्वाचन किया गया। क्या किया गया, निर्वाचन। और 10 लाख की जनसंख्या पर कितना व्यक्ति चुना जाएगा, एक, और वो भी कितने, 3 भागों में, सामान्य, मुस्लिम और सिख। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर कि, और क्या हुआ, इसमें क्या बोल दिया गया कि अलग से पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया। और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, चुनाव। अब क्या होगा, आयोग की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में क्या होते हैं, चुनाव, जिसमें कांग्रेस को कितनी, 208 सीटें मिलती है, मुस्लिम लीग को कितनी, 73, और अन्य को कितनी सीटें मिलती है, 15 सीटें, ठीक है। तो जो सदस्य चुने गए, ठीक है, उसमें से कितने, कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली, ठीक है। अब अगर बात करें, जो मैंने बताया 4 थे क्या, चीफ कमिश्नरी, वो क्षेत्र कौन कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए, तो एक तो दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर, मेरवाड़ा और ब्रिटिश बलूचिस्तान पाक। इसी आधार पर क्या किया गया, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। अब क्या होगा, हमारा संविधान का क्या होगा दोस्तों, निर्माण होगा। और 9 दिसंबर 1946 को, यह बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान सभा की, देखो चुनाव हो गए, सदस्य भी चुन के गए, मुस्लिम लीग की भी आ गए और कांग्रेस की भी आ गए अन्य। अब क्या हो गया, संविधान सभा का क्या होगा, गठन होगा। और पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946, और इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। यानी पहली बैठक, चुनाव हो गए संपन्न, चुन के भी आ गए। अब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, और इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। अब अस्थायी, फिर स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं 11 दिसंबर 1946। देखो कब, 11 दिसंबर 1946 को क्या, दूसरी बैठक, और स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी बैठक में उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, कौन, एच.सी. मुखर्जी, तथा संवैधानिक सलाहकार चुने जाते हैं बी.एन. राव। क्लियर है। जब पहली बैठक होगी तब क्या होगा, इस अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं दूसरी बैठक होती 11 दिसंबर 1946 को, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं एच.सी. मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार चुने जाते हैं बी.एन. राव। क्लियर है इतनी बात। यहां पर क्या, दूसरी बैठक हो चुकी है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। आगे देखते हैं हम लोग यहां पर, आगे अगर देखें हम यहां पर दूसरी बैठक हो चुकी है। अब देखेंगे यहां पर 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 की बात करें तो तीसरी बैठक होती है कब, 13 दिसंबर 1946। यह डेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, ठीक है। यहां प्रस्तावनाओं को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, किसके द्वारा, नेहरू जी द्वारा। तो एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि वर्तमान में उद्देशिका का प्रस्ताव, ठीक है, जो वर्तमान में उद्देशिका है उसका प्रस्ताव किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा। कब, 13 दिसंबर 1946, जिसे आप क्या कहते हो, प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। आ रही बात समझ में। तो इसका प्रस्ताव कौन लेकर आता है, नेहरू जी, 13 दिसंबर 1946। और इसको कब स्वीकार करते हैं, 22 जनवरी 1947। यानी प्रस्तावना को कब स्वीकार किया जाता है, 22 जनवरी 1947। और जो प्रस्तावना का प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया जाता है, नेहरू जी के द्वारा। कब, 13 दिसंबर 1946। तो 9
दिसंबर 1946 को पहली बैठक, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। क्या दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। आ रही बात समझ में? उपाध्यक्ष चुने जाते हैं एच.सी. मुखर्जी और वहीं चुने जाते हैं संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। फिर तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें क्या लाया जाता है? उद्देशिका का प्रस्ताव। ठीक है, कब लाया जाता है? 13 दिसंबर 1946 को, और इसे स्वीकार किया जाता है, किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? 22 जुलाई 1947 को। कब स्वीकार किया जाता है? सॉरी, 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाता है? अपना लिया जाता है। और इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर क्या बनती है? हमारी भारतीय संविधान की क्या बन जाती है? प्रस्तावना, जिसे आप देखते हो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहां से शुरू होती है और जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित करते हैं, पर क्या होती है? खत्म होती है। तो यह होती है क्या? हमारी प्रस्तावना से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, और प्रस्तावना के बारे में खूब पढ़ेंगे आगे कि क्या संशोधन हुए, कौन से शब्द जोड़े गए, आगे हम इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हमने 13 दिसंबर की डेट भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है कि संविधान का जो निर्माण हुआ, इसके लिए कुछ समितियों का क्या हुआ? गठन हुआ, और इन्हीं समितियों से कई सारे क्या बनते हैं? क्वेश्चन। सुनना मेरी बात को। एक समिति है संघ शक्ति समिति, जिसके प्रमुख कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू, या अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के भी कौन? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बारे में अलग से हम प्रारूप समिति के बारे में विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। तो ये 4 समितियां तो याद होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर बढ़ूं मैं यहां पर कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सरदार पटेल। तो अल्पसंख्यक के और मौलिक अधिकार के सरदार पटेल, और मौलिक अधिकार उप समिति पूछा जाए तो जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के पूछे तो एच.सी. मुखर्जी। कंफ्यूज ना होना, ठीक है। अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अल्पसंख्यक उप समिति या मौलिक अधिकार उप समिति पूछे तो उप समिति में जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति में एच.सी. मुखर्जी। क्लियर है? आगे बढ़े। प्रक्रिया नियम समिति के बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राज्यों के लिए जो समिति बनती है, यह राज्यों से समझौता करने वाली समिति के कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के कौन? राजेंद्र प्रसाद। और क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चाओं में रहती है कि राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के कौन? राजेंद्र प्रसाद। आप बोलोगे सर जे.पी. कृपलानी है, नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज तथा तदर्थ समिति के कौन आएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। दोस्तों क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समिति हमको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद होना ही चाहिए हमें। अब हमने बोला था कि प्रारूप समिति के कौन प्रमुख होते हैं? कौन प्रमुख होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यही क्या हमारे संविधान का प्रारूप तैयार करती है। तो ये सभी समितियों में सबसे ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। कब होता है? 1947 को। यह वह समिति है जिससे नए संविधान का क्या होता है? प्रारूप क्या होता है? तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और इसमें कितने सदस्य थे? 7, जिनके नाम मैं आगे बता रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? प्रारूप समिति थी दोस्तों। इसका गठन कब? 29 अगस्त 1947। महत्वपूर्ण डेट है। और इसके अध्यक्ष होते भीमराव अंबेडकर जी। आगे हम यहां पर देखेंगे। देखो 7 सदस्य में पहला कौन? भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णाचारी। ये पूछ लिया जाता है कि इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली, उन्हें स्वास्थ्य कारणों से क्या देना पड़ा था? त्यागपत्र। यहां से क्वेश्चन। और इन्होंने सन 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद क्या ली थी? जगह। तो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णाचारी ने ली थी, और एन माधव ने किसकी? बीएल मित्र की। तो सातों के सातों नाम याद होना चाहिए। साथ ही साथ हमें इनके अध्यक्ष का नाम क्या होना चाहिए याद, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि संविधान सभा की पहली बैठक के अंतर्गत कितने सदस्यों ने भाग लिया था? यह क्वेश्चन भी बन सकता है। जब पहली बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। कितने? 207 सदस्यों ने, और कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया, और 8 महिलाओं ने संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर। तो पहले में 207 और कुल कितनी महिलाएं? यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहली बैठक में कुल कितनी? 15 महिलाओं ने, यानी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें कुल 15 महिलाओं में से 8 ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए
किए थे। फिर संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए, ठीक है। और अंतिम वाचन 17 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला और कुल 105 बैठक हुई। महत्वपूर्ण है कितनी? 105। और सबसे महत्वपूर्ण कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। तो कुल 105 बैठक और क्या हुए थे? 12 अधिवेशन। याद रखना, कुल 105 बैठक, 12 अधिवेशन, 15 महिलाओं ने भाग लिया था और 8 ने हस्ताक्षर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। तो ऐसी चीजें आप याद भी करते चलना, ठीक है। और भारत विभाजन से पूर्व कितने? 4 अधिवेशन और 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को क्या दी गई थी? श्रद्धांजलि। यह भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो कितने वाचन भाई? 3। हाँ, अब भारतीय संविधान सभा ने 2 प्रकार के कार्य किए कि जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। और यही राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनते। तो संविधान निर्माण का कार्य किया जाता था तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद, और जो विधायिका थी दोस्तों, यानी विधानसभा विधायिका थी, ठीक है, और विधायिका की अध्यक्षता कौन करता था? गणेश वासुदेव मावलंकर। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? बहुत महत्वपूर्ण है, गणेश वासुदेव मावलंकर, या जिसे आप जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग कि 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसमें इस दिन कितने लोग? 284 लोग क्या करते हैं? हस्ताक्षर। और हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति संविधान पे कौन? जवाहरलाल नेहरू। यानी क्या 24 नवंबर 1949 को क्या संविधान सभा की क्या होती है? आखिरी बैठक। और इस पर हस्ताक्षर कितने? 284 लोग करते हैं। और अंतिम व्यक्ति कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ये जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। सॉरी, पहले व्यक्ति होते थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हस्ताक्षर करने वाले। और बात आती है यहां पर 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को क्या कर लेते हैं? 26 नवंबर 1949 को क्या कर लेते हैं? अधिनियमित और अंगीकृत कर लेते हैं। कब? 26 नवंबर 1949। लेकिन इस दिन संविधान को क्या लागू नहीं किया जाता? क्या कर लिया था? अधिनियमित या अंगीकृत किया जाता है। और इसके 15 अनुच्छेद, जिसमें नागरिकता, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू, यानी आपने जैसे ही आप पढ़ोगे संविधान की प्रस्तावना, लास्ट में डेट आती है कि 26 नवंबर 1949 को इसे हम अधिनियमित अंगीकृत करते हैं, यानी संविधान को हम क्या कर लेते हैं? अपना लेते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लेकिन आखिरी बैठक कब? 24 जनवरी 1949, इससे पहले देखा था। और भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर लिया जाता है? लागू किया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में हम कौन सी? पूर्ण स्वराज की क्या रखते हैं? मांग रखते हैं। इसी दिन, इसीलिए 26 जनवरी 1930 को मांग रखते हैं पूर्ण स्वराज की। इसी कारण क्या 26 जनवरी को ही हमने 1950 को क्या किया? संविधान को क्या किया? लागू। तो कौन सा अधिवेशन होता है वो? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और ये मांग रखी जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज क्या क्या घोषित किया जाता है 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। इसी की याद में 26 जनवरी 1950 को क्या? संविधान को क्या किया जाता है? लागू, जिसे हम 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को क्या होती है? अंतिम बैठक होती है दोस्तों, ये भी याद रख लेना, ठीक है। कब? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। राष्ट्रीय गान किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब? 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में क्या पहली बार गाया जाता है। वहीं तो राष्ट्रीय गान कौन सा? जन गण मन, ठीक है, लगभग 52 सेकंड का है, मूल रूप से बांग्ला भाषा में। वहीं अपन बात करें राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। हमने कहां से लिया है दोस्तों? ठीक है, कहां से लिया है? आनंद मठ से लिया गया है। और इसे ही पहली बार कब? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। आ रही बात समझ में? तो राष्ट्रीय गान का पूछे पहली बार कब? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गीत का पूछे तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। वंदे मातरम को कहां से लिया गया? किसके द्वारा रचित है ये? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और इनके उपन्यास कौन सा? आनंद मठ से कौन सा लिया जाता है हमारा राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम, ठीक है। तो इतनी चीजें हमको यहां पर याद होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं आगे बात करूं कि
कि बात करूं मैं यहां पर 22 जुलाई 1947 को हम राष्ट्रीय ध्वज को भी क्या करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको यहां पर क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए। तो क्या क्या हमने क्या राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था, हमने अपनाया था। तो ये सारी चीजें जो एग्जाम में बन सकती है, ये मैंने यहां पर क्या करी, चर्चा करी कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, कैसे हमारा संविधान बना, ठीक है, कितना टाइम लगा। तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। जैसे ये संविधान बना था तब इसमें कितने भाग थे, ये एक और चीज याद रख लेना, 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। तो इतनी सारी चीजें हमको बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये तो लिख ही लो आप, अगर लिख सको तो। ठीक है, कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, ये हम यहां पर लिख नहीं पाए थे। वहीं अगर बात की जाए कितने भाग थे, 22 भाग, कितने 22 भाग 395 अनुच्छेद और साथ ही साथ 8 क्या थी, अनुसूचियां। तो ये चीजें भी आप याद रख लेना। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।